ये देखें जी, आपके पास कहता है एट द एंड ऑफ पीरियड वी नीड टू मेक एडजस्टिंग एंट्रीज टू गेट द अकाउंट्स अप टू डेट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि हमारे पास जो जर्नल है, जो लेजर है, जो ट्रायल बैलेंस है, वहाँ से जो हमारे पास डाटा आ रहा होता है वो डाटा है जो हम करंटली उस ईयर्स के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो रेगुलर और रूटीन वाइज डाटा है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो हमें खुद ही एट द एंड ऑफ द ईयर एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हम उनको एडजस्ट ना करें, उसके बगैर ही हम अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें, तो जो अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू, हम उसको मतलब आप फॉलो नहीं करेंगे, वो फॉलो नहीं हो, क्योंकि हमारे पास इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें जी, कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज आर नीडेड व्हेनेवर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अफेक्ट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। क्योंकि आपने एडजस्टमेंट करनी होती है कि आपने बाज़ औक़ात आपने एडवांस में पैसे रिसीव किए होते हैं बिजनेस ने, या आपने एडवांस पे किए होते हैं जो वो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर वो सिंगल अकाउंटिंग पीरियड के होंगे तो उसी अकाउंटिंग पीरियड में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर वो इससे एक्सीड करेंगे तो डेफिनेटली आपको उतने ही ईयर्स के अंदर क्या करना पड़ता है, एडजस्ट। मिसाल के तौर पे अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हुई है 10 साल के लिए, तो अब आपको किसी एक साल के अंदर उसको एक्सपेंस नहीं बना सकते। डेफिनेटली आप उसको 10 ईयर्स के ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। Next, every adjusting entry involves change in either revenue or expense and an assets and liability. Definitely हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा और हर ट्रांजैक्शन के दो अफेक्ट होते हैं, या तो वो इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा होगा या वो बैलेंस शीट को, और दोनों साइड पे अफेक्ट होगा। अब ये हमारे पास बेसिक 4 टाइप्स के एडजस्टिंग एंट्रीज हैं जो हमने एक्चुअली करनी होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंस, यानी ये वो हैं जिनको हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं, कि हम एडवांस में पे कर चुके हैं लेकिन उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्या बनाते रहेंगे, एक्सपेंस बनाते रहेंगे। दूसरी हमारे पास एडजस्टिंग होंगी कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू, यानी हम क्या कर चुके हैं, इन एडवांस रेवेन्यू रिसीव कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की या गुड्स प्रोवाइड नहीं की, लेकिन जिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे या गुड्स प्रोवाइड करेंगे, सेल्स करेंगे, तो वो लायबिलिटी हमारी कम होती जाएगी और वो क्या बनती जाएगी, रेवेन्यू बनती जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास होता है एक्रूड एक्सपेंसेस, यानी दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन अकर्ड बट नॉट येट पेड, कि हमने उन एक्सपेंसेस से बेनिफिट उठा लिया है लेकिन अभी तक पे नहीं किया। मिसाल के तौर पे मंथ एंड हो गया, आपके एम्प्लॉइज ने आपकी जॉब परफॉर्म कर दी लेकिन आपने उनको पेमेंट मंथ एंड पे नहीं की, बल्कि नेक्स्ट मंथ के 2-3-4 दिन बाद पे करनी है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएंगे, एक्रूड एक्सपेंस। इसी तरह एक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यूज, यानी दोज रेवेन्यूज विच हैव बीन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड और येट नॉट कलेक्टेड, कि वो इनकम जो आपने गुड्स सेल आउट कर चुके हैं या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं लेकिन अभी तक आपने उसको कैश रिसीव नहीं किया, तो इनको हमने खुद एडजस्ट करना होता है। क्योंकि एट द ईयर एंड हमने अगर उसको एडजस्ट ना किया तो जो अकाउंटिंग का ट्रू एंड फेयर व्यू है वो आपका मतलब उस पर लागू नहीं होगा, और जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो भी ट्रू एंड फेयर नहीं होगी। तो सबसे पहले देखें कि अब एडजस्टमेंट क्या होती है एट द एंड ऑफ, या प्रायर पीरियड्स की होगी या करंट पीरियड की होगी या फ्यूचर पीरियड्स के लिए। अब हम बात करते हैं, 1 by 1 देखते रहेंगे। अब एग्जांपल्स इंक्लूड डेप्रिसिएशन एंड सप्लाईज और एक्सपायरिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, क्योंकि आपके पास एसेट्स हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ईयर टू ईयर उनकी वैल्यू में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अगर हम खुद उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजेक्शन रूटीन में आ रही होती हैं वो होती हैं जो हम कैश रिसीव कर रहे होते हैं या कैश पे कर रहे होते हैं। जो अक्रूवल में जिनके वोचर्स बन रहे होते हैं वो तो हमारे पास जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड हो जाती हैं, लेकिन एसेट्स की क्योंकि किसी से ये जस्ट बिजनेस से ही कंसर्न होता है, आउटसाइड पार्टी से कंसर्न नहीं होता, तो इसलिए हम बिजनेस को ये खुद मैनेज करना पड़ता है। इसलिए सप्लाईज हैं वो भी आप जितनी परचेज करते हैं तो वो एक साल में यूज नहीं होती, वो उसका कुछ ना कोई बैलेंस बच जाता है जो आपने नेक्स्ट ईयर में यूज करना होता है। इसी तरह एक्सपायरिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज है कि आपने ग्रुप इंश्योरेंस ली होती है बेसिकली, और वो 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर्स के लिए ली होती है, तो इसलिए उसको आप एक साल का एक्सपेंस नहीं बना सकते, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और ईयर टू ईयर आपने उसको खुद क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। अब देखें कि $2400 इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज फॉर 12 मंथ्स। अब ये कितने मंथ्स की है, 12 मंथ की। अब आपने अगर एडजस्टिंग एंट्रीज हर मंथ एंड पे करनी है
तो जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी पे की होगी तो आपने क्या क्या होगा कि या तो आप इसको अनएक्सपायर्ड का नाम भी दे सकते हैं या प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम भी दे सकते हैं। यानी जब आपने कैश पॉलिसी परचेज की होगी तो आपने एंट्री पास की होगी, जर्नल एंट्रीज, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब जब मंथ एंड गुजर जाएगा तो पर मंथ कितना बनता है 200। अब उसको आपने क्या बनाना है, एक्सपेंस बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और जो आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस थी वो 200 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी तरह मंथ बाई मंथ आप क्या करते जाएंगे, इसको क्लोज करते जाएंगे। जब लास्ट मंथ आएगा तो आपका ये टोटल एक्सपेंस बन चुका होगा, यानी 2400 इंश्योरेंस एक्सपेंस कलेक्टिवली बन चुका होगा और आपकी 2400 इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो जाएगी, वो जीरो कन्वर्ट हो चुकी होगी। इसी तरह देखें, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो आप अनएक्सपायर्ड का नाम भी दे सकते हैं या इसको प्रीपेड का नाम भी दे सकते हैं। तो ये जर्नल एंट्री है, ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं कहलाती। जब मंथ एंड या ईयर एंड आएगा उसको जब आप खुद एडजस्ट करेंगे वो आपके एडजस्टिंग एंट्रीज कहलाएगी। तो इसको जब एडजस्ट किया 1 मंथ तो एंट्री के पास हुई इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। इस तरह देखें, अब इसके दो इफेक्ट हुए, क्योंकि जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी उनके इफेक्ट क्या होंगे, दो। एक आपके इनकम स्टेटमेंट पे होगा, दूसरा कहाँ होगा, बैलेंस शीट पे। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, आपने एंट्री पास क्या किया है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस साइड पे आपको इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। प्लस बैलेंस शीट में जब देखेंगे तो आपका जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हुआ है, तो इस वजह से जितनी अमाउंट से ये क्रेडिट हुआ है उतनी अमाउंट आपके अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड इंश्योरेंस से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से देखें, ये आपको 2400 पहले बैलेंस था, 200 यूज हो गया, तो बाकी बैलेंस कितना शो होगा बैलेंस शीट के अंदर, 2200। इसी तरह देखें कि डेप्रिसिएशन एसेट्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट रिटेन देयर साइज एंड शेप बट लूज देयर इकोनॉमिक यूजफुलनेस ओवर टाइम। Depreciation is the systematic allocation of the cost of depreciable asset to expense। ये उसके डेफिनेशन दी हुई डेप्रिसिएशन की। तो देखें, आप जब कोई एसेट लेके आते हैं तो इसकी एक लाइफ बताते हैं कि ये एसेट कितने अरसे के लिए यूज होगा, साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। तो उसकी आपने कास्ट को उतनी ही लाइफ के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना होता है, एक्सपेंस बनाना होता है, क्योंकि वो एसेट आपके बिजनेस में यूज हो रहे हैं। अगर आप उनको एक्सपेंस को नोट नहीं करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो ओवर स्टेट होगा और आपको टैक्स लायबिलिटी भी ज्यादा पे करनी पड़ेगी और आपका जो ट्रू एंड फेयर व्यू है अकाउंटिंग का वो भी फॉलो नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने एक्सपेंस बनता था, आपने उसको शो नहीं किया हुआ। तो इसलिए ईयर एंड पे आपने इसकी खुद क्या करनी होती है, एडजस्टिंग एंट्रीज। और इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये अमेरिकन अप्रोच में ऐसे की जाती है, जबकि ब्रिटिश अप्रोच में सिंपल होता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और जिस एसेट्स की डेप्रिसिएशन होती है उस एसेट को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। यानी बिल्डिंग की है तो हम करेंगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट, क्योंकि ये इसलिए कर रहा होता है कि ये अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट सेपरेट नहीं बनाते, बल्कि बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाके मुतल्लिका रेलेवेंट एसेट से वो डेप्रिसिएशन क्या कर दी जाती है, माइनस। तो इस वजह से इस ट्रांजैक्शन ने भी आपकी इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपेंस को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर देगा और बैलेंस शीट में उतनी ही अमाउंट से आपके एसेट से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी और आपका एसेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये उसने फार्मूला दे दिया है, कास्ट है कि आपने गाड़ी परचेज किया 2500 ईयर की और उसकी लाइफ बताया जी 50 मंथ्स है। तो इसको आप डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए अगर कैलकुलेट करें तो कास्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो ये $50 पर मंथ आपकी इसकी क्या होगी, डेप्रिसिएशन। अगर आप एडजस्टिंग एंट्रीज मंथली कर रहे हैं तो हर मंथ आप क्या एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये आपके पास उसने शो कर दी डेप्रिसिएशन की। ये उसने बैलेंस शीट में बता दिया कि टोटल आपके इक्विपमेंट्स कितने थे, डेप्रिसिएशन कितनी है और नेट आपको इफेक्ट कितना है। ये टूल्स एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन ऊपर दी है, नीचे ट्रक का उसने बताया। यानी आप एसेट साइड पे जब बैलेंस शीट में एसेट लिखेंगे तो उसमें से मुतल्लिका डेप्रिसिएशन एसेट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो नेट इफेक्ट होगा वो बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब आपने ये देखना है कि आपके पास एक्रूइंग कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू, यानी आपने अब इसका मिसाल दूं कि जो टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं और उसके कोई मैचेस होते हैं, तो इस तरह होता क्या है कि आप लोग जो टिकट्स हैं लोग एडवांस में खरीद लेते हैं। बेटा बिल्डिंग तो मौजूद ही रहती है, बिल्डिंग सारी की सारी डेप्रिसिएट जब होगी तो जीरो हो जाएगी ना। तो मिसाल के तौर पे 1 लाख की बिल्डिंग थी, उसमें से एक साल के अंदर उसकी वैल्यू में 2000 की कमी आ गई,
तो 1 लाख में से 2,000 माइनस कर देंगे तो बाकी 98,000 की ब्रीडिंग वो आपकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेगी। चलिए आगे मूव करें। ये आपको एट द एंड 5-10 मिनट दिए जाएंगे, आप लोग को जो भी क्वेश्चन है आप बेशक नोट कर लें, आपको उस पर क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, अब ये देखें, आप कोई टूर्नामेंट करवाते हैं, अब उसमें आपने क्या किया, उसमें 5 या 10 मैचेस होते हैं टूर्नामेंट के, तो आप क्या करते हैं, लोग उससे जो टिकट्स है वो पूरा टूर्नामेंट की रिसीव कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे 5 मैचेस हैं और एक मैच की कीमत जो है वो 5-5 हजार है, तो टोटल कितने बनते हैं टूर्नामेंट की फीस? 25,000। कितनी? 25,000। तो आपने एडवांस में जो टूर्नामेंट देखने वाले हैं उनसे आपने रिसीव कर लिए, तो आप क्या करेंगे, कैश डेबिट अनअर्न्ड टिकट रेवेन्यू क्रेडिट, उसको क्या करेंगे, टिकट रेवेन्यू है बेसिकली, अनअर्न्ड टिकट रेवेन्यू कितने से कर देंगे? 25,000 से। फिर जब आप एक मैच वो देख लेंगे तो वो एक मैच उनका क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा, और आप क्या उसको क्या बनाएंगे, रेवेन्यू बनाएंगे। रेवेन्यू कैसे बनाएंगे कि अनअर्न्ड टिकट रेवेन्यू 5,000 से डेबिट हो जाएगी और टिकट रेवेन्यू अर्न्ड क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने जितने मैचेस होंगे हर मैच के एंड पे को क्या करना होगा, खुद एडजस्ट करना होगा। और ये देख लें कि जब एक शख्स की लायबिलिटी बन रही होती है तो दूसरे का क्या बन रहा होता है, एसेट बन रहा होता है। एक का एक्सपेंस बन रहा होता है तो दूसरे की इनकम बन रही होती है। तो ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। जैसे कंसेप्ट था प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का, उसका अपोजिट है कौन सा है, अनअर्न्ड रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये दोनों एंट्रीज आपस में एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। इसी तरह जो एक्रूड एक्सपेंसेस हैं तो वो सारे उनकी एंट्रीज क्या पास करते हैं, मिसाल के तौर पे वेजेस अर्न्ड बाय द एम्प्लॉइज बट येट नॉट पेड। इसी तरह आपने रेंट है या इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज कर ली लेकिन अभी तक उसका बिल पे नहीं किया, तो जितने भी एक्रूड एक्सपेंसेस होंगे उनकी उनके नेम के साथ आपने एंट्री पास करनी है। ये मुतलका एक्सपेंस को आपने डेबिट करना है और साथ में उसी के नाम के साथ क्या लगा देना है, पेबल लगा देना है। मिसाल के तौर पर अगर सैलरी एक्सपेंस है तो जब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे तो ये होगा सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेएबल क्रेडिट। अगर रेंट एक्सपेंस है तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। इसी तरह से जो भी आपका मुतलका एक्सपेंस होगा वो डेबिट हो जाएगा और उसी का पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका अपोजिट क्या बनेगा, ये तो एक्सपेंस वालों है, जिसका एक साइड का अगर एक्सपेंस बन रहा है तो डेफिनेटली दूसरे साइड की क्या बनेगी, रेवेन्यू बनेगी। तो रेवेन्यू वाले क्या कहेंगे इसको, क्योंकि अभी तो रिसीव की नहीं होती तो इसलिए वो क्या बनाएंगे उसको, रिसीवेबल। मिसाल के तौर पे हम रेंट की मिसाल देते हैं, एक ने कहा रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, जबकि दूसरी पार्टी क्या करेगी, रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। एक एक्सपेंस बना रहा है और दूसरा रेवेन्यू बना रहा है, एक लायबिलिटी बना रहा है दूसरा उसको एसेट बना रहा है। तो इस वजह से आपने इनको एडजस्टिंग एंट्रीज को देखना है। ये देखें, जब आप कैश एडवांस में रिसीव करेंगे तो कैंट्री पास करेंगे, कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू क्रेडिट। अब जब इसमें से जितना पार्ट आप रेवेन्यू का अर्न कर लेंगे तो उतनी ही लायबिलिटी कम हो जाएगी, आपको रेवेन्यू बन जाएगी। लेकिन जब आप इसकी एडजस्टमेंट करेंगे मंथ एंड पे तो अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी और रेंटल रेवेन्यू क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अब इसी तरह इसका बैलेंस शीट इफेक्ट देखें कि लायबिलिटी आपकी 6,000 की थी, उसमें से 500 क्या हो गई, कम हो गई। अब आपकी लायबिलिटी कितनी शो हो रही है, 5,500 की। इसी तरह से आपने 500 आपने सर्विसेज प्रोवाइड की और आपकी क्या बन गई, रेवेन्यू। तो इनकम स्टेटमेंट में 500 आपके रेंटल रेवेन्यू के नाम से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ये आपके पास अनपेड एक्सपेंसेस, ये वही जो आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितने एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट हो जाएंगे और वो साथ में पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, और दोनों का इफेक्ट क्या होगा, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेएबल क्रेडिट। के इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस साइड पे ये वेजेस ये इंक्रीज हो जाएगी, वहां पे लिख दिया जाएगा, जबकि लायबिलिटी साइड पे वेजेस पेएबल क्या हो जाएगी, वहां पे लिख दी जाएगी। तो यानी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी बैलेंस शीट के अंदर और इधर एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर। क्लियर है ये? नेक्स्ट ये करूंगा, ये आपकी 4 एडजस्टिंग एंट्रीज थी। इसके अलावा आपके पास अब ये देखें कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 2 चीजें हैं, ये सुनने, एक आपकी इंश्योरेंस है और एक आपकी सप्लाईज है। यहाँ पे इसके एडजस्टिंग एंट्रीज में वो कंफ्यूज करता है आपको वर्ड्स के जरिए से, तो वो देख लें कौन सी कंफ्यूजन होती है। मिसाल के तौर पे उसने आपको ट्रायल बैलेंस में बताया हुआ है कि आपके पास जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो 10,000 है। कितनी है, 10,000 है। मैं इसको व्हाइट बोर्ड यूज कर लूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि आपको समझ आ सके।
देखिए आप यहाँ पे आपके पास ट्रायल बैलेंस है, इसके अंदर उसने आपको दिया हुआ है कि आपके पास जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, मिसाल के तौर पे ये 15,000 की, कितने की है? 15,000। अब एडजस्टिंग एंट्रीज में आके एडजस्टमेंट में जब जाएगा, अब इसके मतलब दो पॉइंट्स हैं वो बता सकता है इनमें से। एक पॉइंट ये वो सिंपली बता देगा कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस ऑफ रुपीज या डॉलर, मतलब 7,000 एक्सपायर्ड, क्या है? 7,000 एक्सपायर्ड के इस 15,000 में से 7,000 के इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुके हैं, यानी हम पॉलिसी को यूटिलाइज कर चुके हैं। तो फिर आपने सिंपल इसकी एंट्री पास करनी है 7,000 से के इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। एक दूसरी इसी के साथ वो नीचे ये बता सकता है कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ ईयर इज ₹8,000। जब ये बताएगा तो ये वाली चीज नहीं बताएगा आपको, तो आपने खुद देखना है कि पहले कितनी थी, एसेट कितना था 15,000 से, अब आपके पास बाकी रिमेनिंग कितना बचा हुआ है 8,000, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 7,000। तो ये 7,000 आपका एक्सपायर्ड हो चुका है, यूज हो चुका है, तो आपने इसको इससे क्या करनी है, एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपका जो है अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, 8,000 ही होना चाहिए, और जो डिफरेंस आएगा वो उसको आप क्या बनाएंगे, एक्सपेंस बनाएंगे। इसी तरह से आपकी जो सप्लाईज हैं इसके बारे में वो यही कहता है कि सप्लाईज आपके पास वो बताता है जी ओपनिंग ऑफ द ईयर, यानी ओपनिंग बैलेंसेस का इतना था ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज थी, ठीक है, वो भी बाज़ औक़ात बता देता है। ये टोटल अवेलेबल हो गई। अब इसमें से उसकी मर्जी है कि दोनों में से एक बता दे, या तो वो बता देगा कि यूटिलाइज बता देगा कि आपके पास जो सप्लाईज यूटिलाइज है वो कितनी है, या वो बता देगा क्लोजिंग बैलेंस। क्या बता देगा कि आपके पास इस टाइम बैलेंस कितना बचा हुआ है। तो अगर आपने क्लोजिंग बैलेंस बता दे तो टोटल अवेलेबल में से ये माइनस करना है, बाकी जो गैप आएगा मिसाल के तौर पर हम इसको, ये 30,000 है टोटल, यानी परचेजेस भी ओपनिंग बैलेंस भी। अब ये क्लोज अगर वो बता देता है क्लोजिंग बैलेंस जी आपके पास 12,000 बचा हुआ है, कितनी है 12,000, तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे कितने से, 18,000 के साथ, यानी सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगी और सप्लाईज क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और अगर ये नहीं बताता, वो डायरेक्ट बता देता है कि जी 18,000 की आपकी सप्लाईज क्या हो गई हैं, यूज हो गई हैं, तो फिर आपने इससे डायरेक्टली पास कर लेनी है सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और सप्लाईज क्रेडिट। तो 30,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो बाकी कितने बन जाएगा 12,000, और ये बैलेंस में एज ए सप्लाईज यानी एसेट के तौर पे ये क्या होगा, शो होगा। ठीक है जी, ये आज के लिए आपका टॉपिक था। इसमें आपने कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो अब आपके मतलब तकरीबन 10-15-20 मिनट पड़े हुए हैं। अब आपकी जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो कर लेते हैं, ताकि उसके बाद प्रॉपर आपको नेक्स्ट प्लीज। अब आप आपके माइक आपने वो भी कर सकते हैं, ऑन करके भी पूछ सकते हैं, चैट करना चाहें तो चैट में भी पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। यस प्लीज। बेटा अक्रूड एक्सपेंस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी दोज एक्सपेंस विच हैव बीन अकर्ड बट येट नॉट रिकॉर्डेड या बट येट नॉट पेड। एक्सपेंस हो चुका है, या तो आपने उसको लिखा नहीं है या आपने अभी तक उसको पे नहीं किया, तो ये सारे एक्सपेंस क्या कहलाते हैं, अक्रूड एक्सपेंस। बेटा अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं कोशिश करता हूँ ग्रुप से खुद सेंड कर देता हूँ। आप इसके एडजस्टिंग एंट्रीज के आप लार्सन की बुक से भी कर सकती हैं, अगर सुहेल अफजल की बुक देख लें उसमें भी अवेलेबल है, तो ये वहाँ से भी एडजस्टिंग एंट्री पास कर सकते हैं, और मीग्स एंड मीग से भी कर सकते हैं। यहाँ दो से आपको एडजस्टिंग एंट्रीज की इन डिटेल प्रैक्टिस मिल जाएगी, लार्सन से एंड मीग्स से। ये दो ये एडजस्टिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज इन दो बुक से आप कर सकते हैं।